चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली आज एलईडी स्क्रीन के जरिए 21 विधानसभा मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पहली वर्चुअल जन चौपाल सोमवार को होगी। रविवार को रैली को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने रैली के प्रसारण के लिए प्रमुख मुख्यालय पर बनाए गए वर्चुअल रैली स्टूडियो का निरीक्षण भी किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं के लिए 98 मंडलों पर होने वाले कार्यक्रम में सीधे तौर पर 49,000 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से रैली से जुड़ेंगे। जन चौपाल रैली की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री और वर्चुअल रैली प्रभारी अनूप गुप्ता ने बताया कि सोमवार को होने वाले रैली में सहारनपुर के नुकुड़, बेहट, राहनपुर नगर, सराहनपुर देहात, देवबंद, गंगोर, रामपुर, मनिहारन विधानसभा के सभी मंडलों में बड़ी स्क्रीन पर कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसके अलावा शामली की कैराना थाना भवन शामली में वर्चुअल रैली के प्रसारण के लिए प्रबंध किए गए हैं। टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने जीती बिग बॉस 15 की ट्रॉफी, जीते 40 लाख रुपए। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 15 का फैसला आ चुका है। जनता के सबसे ज्यादा वोट के साथ तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीत चुकी है। बिग बॉस 15 के ग्रेट फिनाले में आए हुए वोटों की बात करें तो प्रतीक सहजपाल को जनता के 24% वोट मिले तो तेजस्वी प्रकाश को सबसे ज्यादा यानी 26% वोट मिले हैं। सस्मिता शेट्टी के एक्टिव होने के बाद करण मुद्रा, तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल के बीच ट्रॉफी के लिए मुकाबला देखने को मिला, लेकिन बतौर विनर देखे जाने वाले करण मुद्रा सबसे शो के दूसरे रन पर अपना घोषित कर दिए। तेजस्वी ने बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए भी जीत लिए हैं। दरअसल बिग बॉस के विनर को मिलने वाली जीत की रकम 50 लाख थे, लेकिन निशांत भट्ट के 10 लाख के साथ खेल क्विट करने की वजह से अब विनर को 40 लाख रुपए मिलेंगे। बिग बॉस 15 के घर में एंट्री करने से पहले तेजस्वी प्रकाश ने कहा था कि उन्हें हारना पसंद नहीं है। जो उन्होंने शुरुआत में कहा था वह करके दिखाया गया है और शो में न सिर्फ उन्होंने ट्रॉफी और 40 लाख रुपए जीते बल्कि एक दूसरे ने शो का कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है। कानपुर में बेकाबू इलेक्ट्रॉनिक बस से कई गाड़ियों को मारी टक्कर, अब तक 6 लोगों की गई है जान, कई हुए घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार रात घाटा घर के टर्मिनल चौराहे की ओर जारी एक बेकाबू इलेक्ट्रॉनिक बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। घटना टाटा मिल चौराहे के पास रात करीब 11:30 बजे की है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूर्वी कानपुर के डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस भेजी गई। साथ ही कहा गया कि दुर्घटना में 6 लोगों की मौत की जानकारी मिली है और कई लोग घायल हुए हैं। बस ड्राइवर की तलाश और राहत कार्य जारी है। घायलों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में बस ड्राइवर की गलती पाई गई। पुलिस वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की खंगाल रही है। मृतकों में सिर्फ 3 लोगों की ही निष्कासित हो पाई है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हादसे पर दुख जताया। कानपुर की सड़क हादसे का बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि घायलों को जल्द स्वस्थ कर लाभ मिले। सीएम चरणजीत चन्नी के पंजाब की 2 सीटों से चुनाव लड़ने का केजरीवाल ने कसा तंज, कहा मैंने कहा था वो हार रहे हैं। कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 8 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों भदौड़ और चमकौर साहिब सीट से उम्मीदवार बनाया गया। सीएम चन्नी को 2 सीटों से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बताया जा रहा है कि पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी रेस में है। वही ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने कहा था हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी की चमकौर साहिब से हार रही है। आज कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। चन्नी ने पिछले साल पहली बार पंजाब में मुख्यमंत्री का शीर्ष पद संभाला था, जब कांग्रेस ने अरविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया था। अरविंदर सिंह ने राज्य के पार्टी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मतभेद के चलते अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। आज से शुरू होकर सांसद सत्र, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेगी आम बजट, देखे पूरा शेड्यूल। सांसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रही हैं। राष्ट्रपति आज सुबह 11 बजे एक साथ दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके बाद कल 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह के 11 बजे संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश करेगी। सदन का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। यह लगातार चौथा मौका होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। इस बजट सत्र कोरोना के चलते 2 चरणों में होगा। पहला चरण 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल के बीच होगा। 12 और 13 मार्च को छुट्टी रहेगी। इस दौरान स्थानीय समितियां मंत्रालय विभागों की अनुदान मांगों की जांच करेगी और उस पर रिपोर्ट तैयार करेगी। बता दें कुल 29 बैठकें होगी। पहले भाग में 10 और दूसरे भाग में 19 बैठकें होगी। सोनू सूद ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया अच्छा इंसान पर सीएम के तौर पर चन्नी है पहली पसंद। पंजाब विधानसभा चुनाव में महज 21 दिन का समय बचा हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनू सूद आजकल पंजाब में है और वो अपनी बहन और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। सोनू सूद की बहन मालविका सूद सचर को कांग्रेस ने मेगा सीट से उम्मीदवार बनाया है। टीवी 9 भारतवर्ष के दिए गए
एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू में सोनू सूद ने बहन के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि सभी पार्टियां अच्छी होती है, लेकिन पार्टी का प्रमुख चेहरा ही पार्टी को अच्छा या बुरा बनाता है। साथ सोनू सूद ने कहा कि मेगा में कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत तगड़ा है। विचारधाराओं के सवाल पर सोनू सूद ने कहा कि ये लोगों से बनती है। एक ही पार्टी में कई सारी विचारधाराएं होती है। वहीं राजनीति में आने के सवाल पर सोनू सूद ने कहा कि वो अभी फिलहाल राजनीति में नहीं आ रही हैं। साथ ही कहा कि उनके पास ऑफर काफी बड़े बड़े आई हैं, जिसमें टॉप पोस्ट का ऑफर भी आया है। सोनू सूद ने कहा कि एक्टर के तौर पर अभी जिंदगी बहुत कुछ करना बाकी है। साथ ही बताया कि उनकी अभी 3 से 4 रिलीज होने वाली फिल्म है, 3-4 शुरू होने वाली है। सोनू सूद ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से भी ऑफर आया था। सोनू सूद ने कहा कि वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और वो अभी भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक बार फिर करवट बदलेगा मौसम। फरवरी की शुरुआत में बारिश की संभावना लुढ़केगा पारा। जनवरी के महीने में दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश के बाद फरवरी की शुरुआत में भी बारिश होने के अनुमान है। दरअसल राजधानी में कुछ दिन से निकलने वाली धूप के कारण मौसम में गर्माहट बनी हुई है। दिन के समय धूप के कारण लोगों को सर्दी का एहसास कम होता है। हालांकि सुबह शाम पारे के नीचे आने के कारण ठिठुरन बनी हुई है। दिल्ली वासियों को ऐसा मौसम आने वाले 2 दिन तक और मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बुधवार के बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा और अधिकतम तापमान में हल्की कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को अधिकतम तापमान इस समय के सामान्य तापमान के बराबर 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में नमी का स्तर 42 से 94% तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के अंदर सुबह के समय हवा की गति थोड़ी तेज रहेगी, जबकि दिन के समय आसमान साफ रहेगा। सीबीआई ने पीएफ घोटाले में 3 आईएएस अफसरों के खिलाफ जांच शुरू करने की सरकार से मांगी इजाजत, बढ़ेगी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भविष्य निधि घोटाले के मामले में सीबीआई ने 3 आईपीएस अफसरों समेत 12 लोगों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। इसमें 2 आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति है और केंद्र सरकार के विभाग में सचिव के पद पर तैनात भी है। जिन अफसरों के खिलाफ सीबीआई ने अनुमति मांगी है उसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, ऊर्जा मंत्री के सचिव आलोक कुमार, जबकि तीसरी आईएएस अफसर अपर्णा यू राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर तैनात है। ये तीनों अफसर पीएफ घोटाले की अवधि के दौरान निगम में तैनात थे और अफसरों के फैसले के कारण निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 3 साल पहले यह मामले सामने आया था, जिसमें निगम के कर्मचारियों के भविष्य निधि को एक कंपनी में निवेश किया गया था। इस कंपनी डिफॉल्ट घोषित कर दी गई। वहीं इस मामले में 3 आईएएस अफसरों की भूमिका सामने आई है। इस मामले में सीबीआई ने 3 आईएएस अफसरों के खिलाफ जांच शुरू करने के राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने बढ़ाई टेंशन। भारत के राज्यों में जल्द दिखेगी इसकी लहर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अब नया सब वेरिएंट भी सामने आ गया है, जिसे BA.2 नाम दिया गया है। डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन और सिंगापुर के बाद अब यह वेरिएंट भारत में भी तेजी से पैर पसारने लगा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि BA.2 स्ट्रेन ओमिक्रॉन के मूल वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेजी से फैल रही है। इस नए वेरिएंट के रूप में सरकार के साथ साथ वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा दी गई है। हालांकि इसके लक्षण डेल्टा के मुकाबले कम गंभीर है, लेकिन तेजी से बढ़ इसके मामले में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की चिंता बढ़ाती है। गिसाइट के भारत के आंकड़ों के अधिक व्यापक विश्लेषण से पता चला कि भारत के कई राज्यों में BA.2 का बोलबाला है और आगे इस मामले बढ़ने की संभावना भी है। जिन प्रमुख राज्यों में इसके मामले बढ़ने का रूट स्पष्ट है, उनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात शामिल है। जनसंख्या के हिसाब से भारत के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ 8 जनवरी तक बड़े पैमाने पर राजनीतिक रैलियां आयोजित की गई है। इस वजह से यहाँ BA.2 का खतरा बढ़ गया। हालांकि राज्य ने अन्य राज्यों के मुकाबले कम संख्या में नमूनों की जाँच की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।